हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT पॉलिटी क्लास 9th के MCQ। आज इसी क्रम में आपका यहां पर चैप्टर नंबर 4 है। यहां पर हम संस्थाओं के कामकाज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है आपका, द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन आपका जो है असत्य है। पहला है 1969 में बीबी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था। सेकंड, इस आयोग को सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने, उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा दिया गया। थर्ड है आपका, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का एक और नाम SEBC यानी सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। तो बात करते हैं क्वेश्चन पे, हम यहाँ पर आते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग, यानी कहने का मतलब क्या है, इससे पहले भी कोई एक पिछड़ी जाति के लिए आयोग बन चुका है। तो ये पहला जो जाति आयोग बना था पिछड़ी जातियों के लिए, ये 1953 में बना था और इसके अध्यक्ष जो थे ये थे काका कालेलकर। काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला जो है यहाँ पर आयोग बना है, पिछड़ी जाति का पहले आयोग ये वाला बनाया है काका कालेलकर की अध्यक्षता में। ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए। हुआ क्या, अब ये भी जान लीजिए आप ये पूरा घटनाक्रम क्या है। आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, संविधान जब बना है, उस समय कुछ जातियों को तो पहले टारगेट कर लिया गया था। जैसे SC ST समूह में कौन कौन रहेंगे उन्हें तो पहले टारगेट कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर संविधान बनने के बाद भी और ये SC ST के लिए रिजर्वेशन लागू होने के बाद भी हमारे समाज में ऐसी तमाम जातियाँ थीं जो कि SC ST में तो नहीं आती थी, लेकिन सामाजिक पायदान में वो काफ़ी पिछड़ी हुई थी, यानी कि बिल्कुल इनके समतुल्य ही थी, लगभग SC ST के समान ही थी। यानी सोशली अगर उनका वो मूल्यांकन किया जाए, सोशली उन्हें देखा जाए तो काफ़ी पिछड़ी हुई जातियाँ थीं। तो उनको ऊपर लाने के लिए, उनको समान धारा में शामिल करने के लिए ये लगातार मांग उठ रही थी, लगातार बात चल रही थी कि इन्हें भी मुख्य धारा में लाया जाए। तो पहली बार तो प्रयास यहाँ पे 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में जो है पहला पिछड़ी जाति का आयोग बनाकर किया गया। इसका वही उद्देश्य वही था कि भाई आपको आइडेंटिफाई करना है समाज में कौन कौन सी पिछड़ी जातियां हैं, उपाय सुझाना है कि भाई कैसे इनकी पिछड़ापन दूर होगा। लेकिन इसकी जो अनुशंसाएं थी, यानी इसकी जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसने अपनी अनुशंसाएं जो दी थी वो पूरी नहीं की जा सकी, क्योंकि उस समय लगातार आपको पता होगा 4 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। जब यहाँ पर आप देखते हैं आपको पता होगा, अगर आपने क्लास 12th वाली किताब पढ़ी है पॉलिटी की, तो आपने ये देखा था कि जैसे ही राजनीति में परिवर्तन आया है, स्थानीय दलों का उदय हुआ है। स्थानीय दलों के उदय के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि कुछ राज्यों ने स्थानीय स्तर पर पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन दिया है। उसमें आपका पहला नाम आता है बिहार का। सबसे पहले जो OBC को रिजर्वेशन दिया गया है वो बिहार में दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर के टाइम में, आपने पढ़ा होगा वो। तो वहाँ से ये बात जब निकली है और उसके बाद आपको पता होगा कि लगातार कांग्रेस के प्रतिरोध में कुछ स्थानीय दल एकजुट हो गए हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देखेंगे एक जनता पार्टी है, जनता पार्टी ने लगातार इस बात की डिमांड की है कि हम जैसी सत्ता में आएंगे तो हम पिछड़ी जातियों के लिए कुछ करेंगे। तो जैसे ही देखते हैं सत्ता परिवर्तन होता है, 1979 में सरकार बनती है जो है जनता पार्टी की, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बीबी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया है। ये 1969 में नहीं बल्कि 1979 में किया गया है। तो पहला वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकंड, देखिए इस आयोग को वही काम करना था, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इनकी पहचान करनी थी, इनके लिए मापदंड बनाने थे और उनका पिछड़ापन कैसे दूर होगा इसका जिम्मा बताना था। तो इसने अपनी रिपोर्ट वगैरह सब दी और इसने बताया कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण देने की यहाँ पर सिफारिश की गई। तो थर्ड वाला कथन यहाँ पर सही है। चौथा है यहाँ पर, अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का एक और नाम SEBC यानी सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय पिछड़ा आयोग 1969 में नहीं बल्कि 1979 में 1979 में बना है बीबी मंडल की अध्यक्षता में, और पहला वाला बना है काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में। यहाँ पर पहला वाला केवल कथन गलत है, तो आंसर होगा केवल 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किए जाने तथा उसके पश्चात देश में हुई प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है। पहला है, 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कही। सेकंड, चुनाव जीतने के बाद
जनता दल की सरकार के प्रधानमंत्री बीपी सिंह की अध्यक्षता में 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया। थर्ड है यहाँ पर, इस मामले से जुड़े हुए मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। चौथा है आपका, 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी के फैसले में भारत सरकार के इस आदेश को वैध ठहराया और सरकार के मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। पांचवा, 1993 में इस आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन हुआ। देखिए, आपको पता होगा कि जो द्वितीय पिछड़ा आयोग जाति आयोग था वो 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया था। अब चूंकि उस समय जो सरकार थी वो गिर गई थी और 1980 में फिर से चुनाव हुए थे, फिर से कांग्रेस पार्टी जो है आ जाती है सत्ता में, तो इस वजह से ये जो इनकी रिपोर्ट की अनुशंसाएं थी ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, फिर से जनता पार्टी की सरकार आई है, तो उसने वादा किया है कि हम जैसी सत्ता में आएंगे तो हमारे जो हमने पिछड़ा जाति आयोग बनाया था इसकी अनुशंसाओं को लागू करेंगे। तो 1989 का इलेक्शन होता है और 1989 के लोकसभा इलेक्शन में जनता दल पार्टी ने अपने जो मैनिफेस्टो होता है चुनाव का, उसमें इस बात को शामिल कर लिया है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को हम लागू करेंगे। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 1989 में के चुनाव होते हैं, सरकार बन जाती है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बनते हैं बीपी सिंह बनते हैं। तो बीपी सिंह की अध्यक्षता में क्या होता है, 6 अगस्त 1990 को जो इनकी केंद्रीय कैबिनेट है ये बैठक में एक फॉर्मल डिसीजन लेती है कि हमें मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको लागू करना है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। अगले दिन जो है बीपी सिंह जो है संसद के दोनों सदनों में जाके सूचित करते हैं कि हम मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको लागू करेंगे, क्योंकि इनका बहुमत होता है तो बिल पारित हो जाएगा। तो यहाँ पर वो बिल पारित हो जाता है। अब बिल पारित होने के बाद यहाँ पर देश में कुछ बहुत तंगड़ी वाली प्रतिक्रिया होती है। आपने अगर पढ़ा होगा तो बहुत भयंकर तरीके से हिंसा हुई थी। कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि अब नौकरियां खत्म हो जाएंगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी, इतना रिजर्वेशन हो जाएगा तो नौकरियां कहाँ मिलेंगी। तो इस बात को लेकर तमाम बच्चों ने डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया था। मतलब अच्छा खासा हल्ला मचा था। ये तो अभी जो आपने देखा CA NRC, ये तो कुछ भी नहीं था। ये इससे भी बहुत ज़्यादा जो लोग अगर उस दौर से गुजरे हुए लोग हैं उनसे आप कभी पूछें, एक्सपीरियंस लें तो बताएंगे। हर यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी के गेट के आगे ये सब चीज़ें, आंदोलन, धरने, लगातार लाठीचार्ज, ये सब चीज़ें होती थी। तो तमाम लोग जो थे वो न्यायालय की शरण में गए। यानी आप जानते ही हैं ये बात तो, कि कभी हमें कोई चीज़ ऐसी लगती है, हमें लगता है कि सरकार की तानाशाही है, कोई कानून गलत है, तो हमारे पास विकल्प है न्यायालय की शरण में जाना। तो तमाम लोग क्या था, इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं। तो वहाँ पर सभी के मामलों को मिलाकर एक ही मामले में, मेन मामले में, यानी इंदिरा साहनी वाले मामले में यहाँ पे अटैच कर दिया गया है। तो ऐसे करके इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार का मामला ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन बिल्कुल सही है। 1992 में जो सर्वोच्च न्यायालय है तो इन्होंने इंदिरा साहनी वाले मामले में अपना फैसला दिया है और यहाँ पर जो सरकार ने यहाँ पर जो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की हैं या 27% आरक्षण देने की बात कही है, इसको अवैध नहीं ठहराया है बल्कि इसको वैध ठहराया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। तो सुप्रीम कोर्ट की मंशा यहाँ पर ये है कि भाई ये गलत नहीं है। अगर समाज में हम ये इस तरह का कार्य करना चाह रहे हैं, समाज के समतलीकरण के लिए इस तरह का प्रयास करना चाह रहे हैं तो सही है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें एक बात जोड़ दी है कि कुछ संशोधन करने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कुछ पिछड़े वर्ग जो है अच्छी स्थिति में, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिले तो उन्हें जो है आरक्षण से दूर रखा जाए। तो इस तरह से आपको पता होगा क्रीमी लेयर वाला यहाँ पे प्रावधान और ऐड किया गया है। यानी जो जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ जो कि क्रीमी लेयर में आती हैं तो वो आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। ये बात आपको पता होगी अगर आपने डीपली पढ़ा है। तो यहाँ पर चौथा वाला कथन बिल्कुल सही है। पांचवा है, 1993 में इस आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया और मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका भी गठन हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1993 में जो आपका कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय है तो इसने यहाँ पर इसके आदेश को जारी किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई है तो आदेश पर जारी हुआ है। तो ऐसे करके 1993 में लागू हो पाया है ये। 1993 में ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन हो गया है। तो यहाँ पर पांचवा वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर पांचवा ही कथन सही है आपके, तो आंसर होगा आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपका, आरक्षण के मामले पर विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा लिए गए फैसलों के सही युग्म सुमेलित कीजिए। यानी आरक्षण के मामले में 27% आरक्षण दिया गया है, उसके मामले में किसने क्या फैसला लिया है। तो बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आरक्षण वाला मामला मुद्दा गया था इंदिरा साहनी बनाम अन्य वाला और जो केस था भारत सरकार करके, तो उसमें आरक्षण को वैध करार दिया है कि 27% आरक्षण देना कोई गलत बात नहीं है। तो पहले का यहाँ पर ऑप्शन होगा चौथा। बात करें कैबिनेट की, तो कैबिनेट ने यहाँ पर 27% आरक्षण देने का फैसला लिया है कि हमें 27% पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना है। तो यहाँ पर ए का थर्ड होगा। राष्ट्रपति की बात करें
तो देखिए आपको ये तो पता होगा, कोई भी बिल जो होता है, कोई भी बिल लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हैं तो वो कानून का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति ने क्या किया है, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की औपचारिक घोषणा की है कि भाई अब ये लागू करनी है। और यहाँ पर सरकारी अधिकारियों ने क्या किया है, इन कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अधिकारियों ने ये किया है, उन्होंने जैसे ही उन्हें जो है यहाँ पर फाइनल जवाब मिल गया कि भाई अब इसे कानून को लागू करना है देश भर में विभिन्न सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में, तो इन्होंने आदेश जारी करके घोषणा को लागू किया है। यानी कि इन्होंने जो सरकारी नौकरियों वगैरह में घोषणा को, इस चीज़ को अमल में ले लिया है कि अब यहाँ पर इन्हें 27% आरक्षण देना है। तो यहाँ पर 4-3-1-2 यानी कि यहाँ पर ऑप्शन होगा 4-3-1-2 यानी ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी है। तो आंसर है आपका सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आज आपका, आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों की बुनियादी सेवाओं से जुड़े कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्था कहते हैं। लोकतंत्र में विभिन्न संस्थाओं के कामकाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी कि यहाँ पर गलत कौन सा है। पहला है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। सेकंड, मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। थर्ड, सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद सुलझाए जाते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री देश का कार्यकारी प्रमुख होता है और उसकी जो कैबिनेट होती है जिसकी सहायता से वो पूरे देश का कामकाज चलाता है। तो ये हमारी जनता के बारे में, हमारे देश के बारे में जो महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले होते हैं, ये फैसले लेने का इन्हें अधिकार है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सेकंड है, जो मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपाय वगैरह हैं, तो एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। यानी कि आपने देखा जैसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने जो है इस आदेश को जारी किया है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। जो भी विज्ञप्ति निकलेगी, जो भी भर्ती निकलेगी, वो इस बात को अमल में लाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मंत्री वगैरह या कैबिनेट वगैरह जो भी यहाँ पर डिसीजन लेता है और उस डिसीजन को कौन लागू करते हैं, नौकरशाह जो होते हैं जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि नौकरशाही तो होते हैं निचले लेवल पर सरकार की नीतियों को लागू करवाने के लिए। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। सर्वोच्च न्यायालय आपकी वह संस्था है यहाँ पर नागरिक और सरकार के बीच के विवाद सुलझाए जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर तीनों कथनों में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो आंसर होगा आपका डी, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें आपकी, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। सेकंड, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। थर्ड है आपका, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपनी मर्जी से की जाती है। चौथा है आपका, संसद का निर्माण लोकसभा व राज्यसभा दोनों से मिलकर होता है। तो बात करें हम भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। नहीं, जो भी राष्ट्र के नाम से कार्रवाइयाँ राष्ट्र में की जाती हैं उसी के नाम से की जाती हैं, राष्ट्रपति का नाम यूज करके ही सारी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ये बात आपको पता होगी। ये बात हमारे आर्टिकल 77 में वर्णित है। इस संविधान का अनुच्छेद 77 जो है वो ये दर्शाता है कि भारत सरकार का संपूर्ण कार्रवाइयों का संचालन जो होगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते होते हैं वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड, प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर बताया गया कि ये सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल यही करता है। तो प्रधानमंत्री वास्तव में आपका क्या है, यानी कि प्रधानमंत्री जो सरकार का प्रमुख है और सरकार की ओर से ये सारे महत्वपूर्ण फैसले हैं ये यही करता है, क्योंकि कार्यकारी प्रमुख है ये। तो यहाँ सेकंड वाला कथन सही है। प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपनी मर्जी से की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री जिसको चाहता है उसकी नियुक्ति होती है। यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश करता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश रहती है, तब राष्ट्रपति उन मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर इन्हीं यानी यही जो आपका जो मंत्रिमंडल है, इसी की बैठकों में राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय भी लिए जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता है, बल्कि प्रधानमंत्री इस चीज़ के लिए कहता है तब राष्ट्रपति वो करता है। चौथा है, संसद का निर्माण
लोकसभा व राज्यसभा दोनों से मिलकर हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है, संसद, आपने देखा होगा संसद शब्द कहीं आता है तो वहाँ पर संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और जो आपका राष्ट्रपति है, ये भी यहाँ पर इसका अंग होता है। तो यहाँ पर क्यों होता है, और ये भी पता होगा कि कोई भी यहाँ पर विधेयक आता है, विधेयक जब कानून कब बनता है, जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं। यानी कि एक राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, क्योंकि कोई भी विधेयक को कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति साइन कर देंगे, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति, यानी जब भी संसद की बात आती है तो ये तीनों एक साथ जोड़े जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के अंग हैं और संसद का निर्माण इन्हीं तीनों से होता है। तो चौथा वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लोकसभा राज्यसभा, नहीं, यहाँ पर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 6 है आज आपका, लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। इस निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है यहाँ पर आपका कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है, वहीं राज्य स्तर पर इसे विधान परिषद कहा जाता है। सेकंड, कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का काम यहाँ संपन्न होने के कारण इसे विधायिका भी कहा जाता है। थर्ड है आपका, संसद का पूर्ण समर्थन न होने पर भी सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। चौथा है, सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अगला है यहाँ पर आपका, सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी संसद की, तो भारत में जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं इनकी राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। और अगर स्टेट के लेवल पर बात करें अपने देश में, तो स्टेट के लेवल पर इसे विधानसभा कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द आता है विधानसभा, ना कि विधान परिषद। तो यहाँ पर आपका आधा ये पोर्शन सही है इसका लाइन के स्टेटमेंट का, और ये पीछे वाला गलत है। तो इस हिसाब से पहली वाली लाइन जो है आपकी गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका जो है गलत हो जाएगा। सेकंड, अगर बात करें तो कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास है, यानी पूरे राष्ट्र के संदर्भ में, देश के संदर्भ में कोई कानून बनाना होता है तो उसका अधिकार संसद के पास होता है। और कानून बनाने या विधि निर्माण का काम यहाँ होता है, इसीलिए विधि की वजह से इसको हम विधायिका भी कहा जाता है। तो सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि संसद जो है, संसद कोई नया कानून बना सकती है या मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है या कानून को खत्म करके उसकी जगह नए कानून को ला सकती है। थर्ड है, संसद का पूर्ण समर्थन न होने पर भी यहाँ बताया गया है सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। देखिए, कोई भी सरकार हो उसका बहुमत में होना बड़ा आवश्यक है। अगर उसके पास प्रचंड बहुमत नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है कि सरकार का पूर्ण समर्थन, संसद का पूर्ण समर्थन न होने पर सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते नहीं, क्योंकि संसद में जितने भी सदस्य हैं उनकी मर्जी से, उनकी वोटिंग से तभी फैसले हो पाते हैं, और यहाँ पर जब समर्थन ही नहीं होगा तो कैसे फैसले हो पाएंगे। तो थर्ड वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। चौथा है, सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर फैसले पर संसद का नियंत्रण होता है, यानी कि यहाँ पर देश में कहाँ कहाँ सार्वजनिक पैसा खर्च किया जा रहा है, किस मद में लगाया जा रहा है, कितना खर्च किया जा रहा है, पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी संसद के पटल पर रखनी होती है, उस पर चर्चा भी की जाती है। तो यानी सरकार द्वारा जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है उस पर संसद का नियंत्रण होता है, उसकी देखरेख में किया जाता है। इसीलिए सरकार जो बजट भी पेश करती है। पांचवा है, सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। यानी सर्वोच्च संघ क्यों है, यहाँ संसद किसी भी मामले पर सूचना मांग सकते हैं, सरकार से जवाब मांग सकते हैं कि सरकार ने क्या किया, इस बात को लेकर सरकार क्या कर रही है, कुछ भी, यानी जैसे पेयजल से संबंधित समस्या है किसी क्षेत्र में, इसके लिए जो सरकार, संसद जो वहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं सरकार से, संबंधित सरकार से, कि आपने फलाने क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर क्यों नहीं किया, तमाम योजनाएं चलने के बाद वहाँ पेयजल का लाभ क्यों नहीं मिल पाया लोगों को। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि सार्वजनिक मामलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा के लिए संसद ही यहाँ का सर्वोच्च संघ होता है। तो यहाँ पर आपका 2, 4 और 5 कथन सही है, तो आंसर है आपका यहाँ पर डी, यानी केवल 2, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को बांट दिया है। भारतीय संसद के सदनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, हमारे देश में संसद में 2 सदन हैं, इसमें एक को राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। सेकंड, लोकसभा का सामान्य काम विभिन्न राज्य क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है।
इसके सदस्यों का चुनाव परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। इनके सदस्य जो हैं इनका चुनाव परोक्ष रूप से चुना जाता है होता है। थर्ड है यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। चौथा है आपका राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है और यदि ऐसा नहीं है तो नियुक्ति के 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर अपने बड़े देशों की, यानी खास करके हम बड़े देशों की बात कर रहे हैं कि बड़े देशों में क्या व्यवस्था है। बड़े देशों में जो है किसी निर्णय को लेने के लिए 2 सदन बनाए गए हैं, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस। निचला सदन जो होता है यहाँ पर डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। वहीं अपर सदन जो है हमारे यहाँ, यानी जिसे राज्यसभा हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यानी लोगों के द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि यहाँ पर विभिन्न राज्य और क्षेत्र से संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करने वाले प्रतिनिधि हैं, जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है, प्रत्यक्ष विधि से नहीं होता है। यानी कि और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि हमारे यहाँ जो लोकसभा है वो तो जो है भंग हो जाती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। इसके आपको पता होगा कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं। दूसरे साल मतलब हर दूसरे साल उनका जो है उन पर चुनाव होते रहते हैं। तो ऐसे करके राज्यसभा जो है हमारे यहाँ कंटिन्यूसली चलने वाला सदन है, कभी ना खत्म होने वाला सदन है वो। और व्यवस्था इसलिए रखी गई है ताकि कभी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, देश में कोई आपात परिस्थिति आ जाए, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा जो है हैंडल कर लेगी। तो ये बात हमारे संविधान निर्माताओं के माइंड में पहले से थी। इस हिसाब से हमारे यहाँ सदन ये रखा गया है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके 1/2 लिख गया मैं, 1/3 लिखना था यहाँ, 1/3 यहाँ पे कैंडिडेट हर 2 साल पर रिटायर्ड होते रहते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है। हमारे देश में संसद में 2 सदन हैं, जिसमें से एक को राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा का सामान्य काम यहाँ पर विभिन्न राज्य क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है और इसके सदस्यों का चुनाव परोक्ष रूप से होता है। देखिए, ये लोकसभा के बारे में बात नहीं हो रही है, ये राज्यसभा के बारे में हो रही है। राज्यसभा में यही होता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से चुने जाते हैं, जनता इन्हें डायरेक्ट नहीं चुनती है। और इनका काम क्या है, विभिन्न राज्यों का, क्षेत्रों का, संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना है, उनके हित बचे रहें। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन आपका जो है असत्य हो जाएगा। थर्ड है, राज्यसभा के सदस्य आमतौर पर सीधे चुने जाते हैं। देखिए, राज्यसभा के सदस्य सीधे नहीं चुने जाते हैं, बल्कि लोकसभा के सदस्य जो हैं सीधे चुने जाते हैं। ये ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्य सीधे चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग यही करते हैं और जनता इनसे प्रत्यक्ष रूप से सवाल भी कर सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव जनता ने किया है। तो यहाँ पर थर्ड कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति यहाँ पर किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये गलत लिखा हुआ है कि नियुक्ति के 6 माह के अंदर उसे किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं, वो किसी सदन का यहाँ पर सदस्य नहीं होता है। हालांकि आप सभी को ये तो पता होगा कि जब भी कभी कोई ऐसा डिस्प्यूट आ जाता है जिस मामले को लेकर मतभेद की स्थिति चल रही है, और मतभेद की स्थिति में यहाँ पर राष्ट्रपति की सिफारिश से ही यहाँ पर क्या होता है, ज्वाइंट सेशन का प्रावधान भी रखा गया है। इस संयुक्त सत्र का प्रावधान भी रखा गया है अनुच्छेद 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत यहाँ पर जो संयुक्त सत्र का प्रावधान रखा गया है। ऐसा हमारे यहाँ 3 बार हो चुका है, 3 बार हमारे यहाँ ज्वाइंट सेशन हुआ है। तो ये विपरीत परिस्थितियों में, यानी जब कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधेयक को से पारित करवाना हो और राज्यसभा तैयार ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर ज्वाइंट सेशन का रखा गया है। तो ये आगे हम देखेंगे। तो यहाँ चौथा वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति जो है स्वतंत्र है। राष्ट्रपति यहाँ पर आपको पता है संसद का अंग है, क्योंकि इसकी सहमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन पाता है। यानी लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति को उस पर साइन करने होते, तभी विधेयक जो है कानून बनता है। तो यहाँ पर ये वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि नियुक्ति के 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है। ऐसी कंडीशन इसके लिए नहीं है। यहाँ पर आपका कथन कौन सा असत्य है, केवल 2, 3 और 4 कथन असत्य है। तो आंसर है आपका बी, केवल 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी 8वां है, हमारे देश की संसद के दोनों सदनों के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इसमें राज्यसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। अगला है, लोकसभा में सरकार द्वारा धन विधेयक से संबंधित कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती, केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है और उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। थर्ड है आपका, लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, केवल वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। देखिए, अगर हम बात करें
तो ये अभी लास्ट वाले क्वेश्चन पे चर्चा की थी कि कभी ऐसी स्थिति आ जाती है देश में जब क्या होता है, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिसीजन लेना है, महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार को कोई कानून लेकर आना है, लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है कि मतभेद है, मतभेद के चलते कानून पास होने की स्थिति नहीं है। तो ऐसे में क्या है, हमारे यहाँ ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति जो है यहाँ पर इसकी जो है अनुशंसा करता है, राष्ट्रपति इसको कहता है ऑफिशियली कि हाँ भाई ज्वाइंट सिटिंग बिठाई है, और यहाँ पर इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग होती है तो अगर आप काउंटिंग देखें, यानी कि लोकसभा में आपके 543 MP हैं, ठीक है, वहीं आपके जो आपकी राज्यसभा है उसमें कम रह जाते हैं, राष्ट्रसभा में मात्र 243 रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात करेंगे 245 हैं शायद अभी वर्तमान में, जो है जो चुनाव वगैरह होते रहते हैं, तो आप देखेंगे लोकसभा वाले ज़्यादा हैं, लोकसभा की काउंटिंग ज़्यादा है। तो ऐसे में यहाँ पर लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने का पूरा चांस रहता है, क्योंकि ये तो देखेंगे आप 40% का अंतर है, कम है इतनी संख्या, तो कहाँ से उनके बराबर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें राज्यसभा के विचार को प्राथमिकता नहीं बल्कि लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की यहाँ पर संभावना रहती है। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें लिखा है कि राज्यसभा नहीं, लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। सेकंड है, लोकसभा में सरकार द्वारा धन विधेयक से संबंधित कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती, केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है और उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। आपको पता होगा कि वित्त विधेयक जो हमारा जो है आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक या वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है, और इसमें कहा गया है कि भाई यहाँ पर राज्यसभा का जो रोल है वो ज़्यादा नहीं होगा, राज्यसभा की शक्तियाँ इसमें ज़्यादा नहीं होंगी। राज्यसभा क्या है, धन विधेयक को यहाँ पे खारिज नहीं कर सकती है, उसे होल्ड करके रख सकती है, 14 दिनों की देरी कर सकती है, या उसमें संशोधन का सुझाव दे सकती है। हालांकि अगर राज्यसभा पारित नहीं कर रही है, 14 दिनों से ज़्यादा का समय हो गया है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि विधेयक वहाँ से पारित हो चुका है और आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि राज्यसभा की जो अनुशंसा है वो संशोधन की उसको लोकसभा माने ही माने, कभी कभी नहीं मानता है। तो यहाँ पर अगर देखें पावर के संदर्भ में, तो यहाँ पर लोकसभा की पावर जो है राज्यसभा से कहीं ज़्यादा है। तो सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। थर्ड है आपका, लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, केवल वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। क्योंकि लोकसभा आपको पता होगा यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है, और यहाँ पर वही दल जो है अपनी नेता नियुक्त करता है, वही दल प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री के लिए नाम आगे बढ़ाता है जिसके पर बहुमत हो, बहुमत वाले दल का ही नेता यहाँ प्रधानमंत्री बनता है। तो यहाँ पर वही बात बिल्कुल सही है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, यानी लोकसभा में किसी दल के पास बहुमत नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है सरकार गिर जाएगी। तो यहाँ पर वही सही है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, केवल वही व्यक्ति यहाँ पर अगर हम देखें प्रधानमंत्री बन सकता है जिसके पास लोकसभा में बहुमत हो। और अगर नहीं है, यानी कि अगर लोकसभा के सदस्य यह कहते हैं कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री सहित सभी जो मंत्री हैं इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा, अगर ऐसी स्थिति है तो, ठीक है। अगर इनके पास बहुमत नहीं बचा तो इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर है पहला, केवल पहला वाला कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है आज आपका, किसी देश की नीतियों को कार्य रूप देने वाली कार्यपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। सेकंड, जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और यह बड़े फैसले लेते हैं। थर्ड है आपका, जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। चौथा है आपका, स्थायी कार्यपालिका के अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। तो देखिए, अगर हम कार्यपालिका की बात कर रहे हैं तो कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं लोकतांत्रिक देशों में, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका है और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। और इस तरह का प्रावधान क्यों रखा गया है? इस तरह का प्रावधान इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको पता होगा लोकतांत्रिक देशों में सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें गिरती बनती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जन कल्याण की नीतियां हैं वो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए पूरी तरह से सरकार पर डिपेंड हो जाएंगी, राजनीतिक कार्यपालिका पर डिपेंड हो जाएंगी, और मान लीजिए सरकार चली गई, अपना कार्यकाल पूरा करके सरकार चली गई, तो नीतियां जो हैं, वो योजनाएं जो हैं वो पेंडिंग में रह जाएंगी, लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हमने क्या है, स्थायी कार्यपालिका का यहाँ पर जो है यहाँ पर एक रखा है, ताकि जो नीतियां हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो किसी सरकार ने चलाई हैं, वो बाधित ना हो, रुके ना। ठीक है, तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। तो जनता के द्वारा खास अवधि तक के लिए जो निर्वाचित लोग हैं इनको राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और ये बड़े फैसले लेते हैं। तो सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। थर्ड है यहाँ पर, जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं।
यानी कि यहाँ पर जो लंबे समय के लिए, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो लंबे समय के लिए होते हैं, यानी कि जो भी उनकी रखी गई हो, कितने साल पे रिटायरमेंट है, 60 साल पे या उससे पहले जो भी रखा गया हो उनके लिए क्राइटेरिया, तो यहाँ पर वही है। ये लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को आपको पता होगा सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी हमें कहलाते हैं ये लोग। थर्ड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। स्थायी कार्यपालिका के अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। देखिए तमाम जो नीतियां हैं, तमाम जो नीतिगत निर्णय लेने में ये जो आपके स्थायी कार्यपालिका वाले अधिकारी हैं, ये राजनीतिक कार्यपालिका की मदद करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं। कई बार आप लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा कि एक IAS IPS जो है मंत्री से ज़्यादा माइंडेड होता है, मंत्री से ज़्यादा उसके पास नॉलेज होती है, फिर IAS IPS देश क्यों नहीं चला रहे हैं, IAS IPS निर्णय क्यों नहीं ले सकते हैं? तो इसका साफ साफ जवाब है, सीधा सीधा जवाब है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की जो राय होगी वही राय मानी जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा IAS IPS ने पहले भी देश चलाया है। पहले कब चलाया? ब्रिटिश शासन में भी IAS IPS ने देश चलाया है। IAS IPS अगर देश चलाने लगेंगे तो क्या होगा? एक तानाशाही आ जाएगी, लोकतांत्रिक नहीं रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर रखा गया है, बहुत वजह सीधी सीधी यहाँ पर वजह यही रखी गई है कि किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा जो है वो सर्वोपरि होती है और मंत्री लोगों के द्वारा चुना गया है, तो इसलिए जनता की ओर से उसकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार है। तो यहाँ पर मंत्री जो है IAS IPS से ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ चौथा वाला कथन भी सही है, चारों कथन ही यहाँ पर सही है। तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है आज आपका, हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन द्वारा चुने गए नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। सेकंड, प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, वह तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। थर्ड है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य होने ही चाहिए, अन्यथा वे मंत्री नहीं बन सकते। तो बात करें प्रधानमंत्री की, तो हमारे देश में प्रधानमंत्री का कोई यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। यहाँ पर जो बहुमत वाला दल होता है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार बहुमत वाला दल या फिर बहुमत वाली पार्टी को यहाँ पर नेता अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रपोजल कर देती है कि आप आइए, आगे आइए, प्रधानमंत्री बनाइए। और ऐसा लगता है कभी कभी कि कोई भी दल बहुमत में नहीं है, तो जो भी दल सबसे बड़ा दल होगा उस समय, तो उससे बोला जाएगा कि आपको हम समय दे रहे हैं 6 महीने का, तो 6 महीने के भीतर अपना बहुमत साबित कर देना, आप अपनी सरकार बनाइए। तो ऐसे करके आप देखते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। बात करें प्रधानमंत्री का कार्यकाल फिक्स नहीं है। वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर कोई पार्टी पूरे 5 साल तक बहुमत में रहती है तो प्रधानमंत्री भी 5 साल तक रहता है। और मान लीजिए बहुमत पहले ही खत्म हो जाता है, यानी पार्टी में बहुमत नहीं है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी पूरा नहीं हो पाता है। तो यहाँ ये स्पष्ट तरीके से कहना उचित नहीं है कि प्रधानमंत्री 5 साल के लिए कार्यकाल पे रहेगा, क्योंकि 5 साल नियत नहीं है। क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री, तो पहली बात तो प्रधानमंत्री डिपेंड किस पर है? अपनी पार्टी पर डिपेंड है, अपने बहुमत पर डिपेंड है। बहुमत नहीं होगा तो नहीं रह पाएगा। वैसे अगर लोकसभा का कार्यकाल देखें तो लोकसभा का पूरा कार्यकाल 5 साल का ही होता है। और कोई पार्टी मान लीजिए पहले ही अपना जो है विश्वास मत खो देती है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नहीं रह पाएगा। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल यहाँ पे निश्चित रूप से हम 5 साल का बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। वह अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। तो सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य होने चाहिए, अन्यथा वे मंत्री नहीं बन सकते। देखिए यहाँ पर दोनों ही बातें हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में कोई भी मंत्री को शामिल कर सकता है। कभी कभी स्थिति ये भी आ जाती है कोई मंत्री जो है सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो इसके लिए ये कंडीशन रखी गई है कि संबंधित व्यक्ति को 6 माह के भीतर सदस्यता ज्वाइन करनी होगी। 6 माह के भीतर या तो लोकसभा की ज्वाइन करे सदस्यता या तो राज्यसभा की करे, तभी वो अपने मंत्री पद पर रह पाएगा। अगर वो इसके बावजूद रहता है तो उस पर फाइन का प्रावधान है, यानी कि दंड का प्रावधान है उसके ऊपर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए। तो ये थर्ड वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया बशर्ते वे संसद के सदस्य होने ही चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार जो है संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। तो कंडीशन वहां पर वही है, 6 माह के भीतर आपको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी है, वो ज्वाइन करना है, तभी आप अपने पद पर बने रह पाएंगे। वरना पद चला जाएगा, उसके बाद अगर आप रहते हैं तो आप पर दंड भी लगाया जाएगा। तो यहां पर केवल तीसरा वाला कथन असत्य है। तो आंसर है आपका सी, केवल थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है अब आपका, हमारे देश में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। सेकंड, कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद का सीट समूह होता है और ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। थर्ड है आपका,
स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं ले सकते। चौथा है आपका, राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। पांचवा है, अधिकांश महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं, इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। छठवां है, मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना कर सकते हैं। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 74 और 75 में आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान दिए हुए हैं। यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में आपके संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में जो है प्रावधान वर्णित है। अनुच्छेद 74 के अनुसार जो है राष्ट्रपति की को सहायता और परामर्श के लिए यहाँ पर एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 75 में जो है मंत्रियों के बारे में उपबंध है, उनकी नियुक्ति कैसे होगी इसके बारे में बताया गया है। पहली बात ये जान लीजिए कि मंत्रिपरिषद जो है ये आपकी जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि क्यों ऐसा कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि पिछली सरकारों में आपने देखा होगा, तमाम सरकारों में ये होता है कि हर जो संसद सदस्य है, यानी कि कोई भी एमपी है, हर कोई एमपी यही चाहता है कि हमें ज़्यादा अधिकार मिले। ज़्यादा अधिकार का मतलब क्या है? आपकी ज़्यादा पावर होगी, आपके पास ज़्यादा पावर होगी तो आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। तो हर कोई यही चाहता है हम मंत्री बने। तो ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है 91वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसके तहत ये प्रावधान रखा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार 15% से ज़्यादा नहीं होगा। यानी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे मंत्रिपरिषद में। तो ये यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। यानी अमूमन रूप से 60 से लेकर 80 के बीच इनकी संख्या होती है मंत्रिपरिषद की। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद उस सरकारी निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड, कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है और ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। देखिए, कैबिनेट मंत्री जैसे हमारे यहाँ गृह मंत्रालय कैबिनेट है, आपका रक्षा मंत्रालय है इसमें, तो ऐसे करके ये 3-4 और इसमें आ जाते हैं। तो ये आपके कैबिनेट मंत्री बोले जाते हैं, प्रमुख, यानी जिससे जो प्रमुख समस्याएं हैं देश की और उनके प्रमुख जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री, तो प्रमुख माने जाते हैं। तो ये प्रमुख मंत्रालयों के आपके प्रभारी होते हैं। थर्ड है आपका, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं ले सकते। देखिए, स्वतंत्र प्रभार वाले जो होते हैं वो आपके राज्य मंत्री होते हैं और ये कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं, तो थर्ड वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। कैबिनेट मंत्रियों की अगर संख्या की बात करें तो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या जो है लगभग 25 के समथिंग हो सकती है संख्या। आपकी किताब में वर्णित है कि 25 के समथिंग कैबिनेट मंत्रियों की संख्या यहाँ पर हो सकती है। चौथा है आपका, राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। राज्य मंत्री जो हैं अपने विभाग के इनसे जुड़े होते हैं, उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री रखे जाते हैं। पांचवा है, अधिकांश महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं, इसी वजह से अधिकांश देशों में यहाँ पर आप देखेंगे इसे जो है लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। यानी अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं और व्यवहारिक रूप से यहाँ पर जो मंत्रालय होते हैं सब मेन यानी अहम मंत्रालय इसी कैबिनेट में होते हैं। यानी कभी भी प्रधानमंत्री को कोई बैठक करनी होती है तो इन्हीं 5-6 लोगों के बीच बैठ के बैठक हो जाती है कि हमें क्या करना है, किस तरह से फैसला लेना है, क्या लेना है, क्या नहीं करना है। तो इसी वजह से यहाँ पर अक्सर लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। ये माना जाता है कि सरकार की कैबिनेट ही सारे फैसले लेती है, संसद तक तो बात पहुँच ही नहीं पाती है, और ये बात कहीं ना कहीं हकीकत भी है। तो यहाँ 5वां वाला कथन बिल्कुल सही है। छठवां है, यहाँ पर मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आप मंत्री हैं और मंत्री के होने के नाते आपकी राय और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। चाहे कोई भी दूसरा मंत्रालय या विभाग हो, कोई भी मंत्री यहाँ पर सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है। यानी सरकार जो प्रपोजल ला रही है, सरकार जो नीतियाँ बना रही है, सरकार किसी बात को लेकर कोई चीज़ यहाँ पर मुद्दा रख रही है, तो आप उसकी आलोचना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और ऐसा आप करते हैं तो ये डेकोरम के खिलाफ है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में हम डीपली आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 6वां वाला कथन असत्य है। इन खुलेआम आलोचना करने का अधिकार मंत्रियों को नहीं है। यहाँ पर 3रा और 6वां कथन गलत है, तो आंसर है आपका डी, केवल 3 और 6। क्वेश्चन नंबर 12 है आज आपका, प्रधानमंत्री के अधिकारों और उसके द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है।
सेकंड, सारे मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं, लेकिन वह किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता है। थर्ड है आपका, जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। चौथा है आपका, भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है और कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का काम यही होता है कि वो कैबिनेट की बैठकें जो होती हैं इनकी अध्यक्षता करता है, अध्यक्ष इनका होता है, और जो विभिन्न विभाग उसने बनाए हैं, विभिन्न विभागों के प्रभार जिन जिनको दिए हैं, उन सबके कामों का समन्वय करता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है, सारे मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं, लेकिन वह किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता। देखिए, जैसा कि अभी मैंने ऊपर चर्चा की थी आपकी क्लास जो चैप्टर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 में, कि अगर मंत्री कोई खुलेआम आलोचना कर रहा है तो क्या होगा, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री को उसे बर्खास्त करने का अधिकार है। यानी आप सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, सरकार के हर सवाल पर या सरकार की हर प्रक्रिया पर आप सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल इसके फेवर में नहीं है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री को राइट दिया गया है कि आपको वो मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर सकते हैं। तो यहाँ सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है वह किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता, ये गलत है, ये कर सकता है। थर्ड है, जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन बिल्कुल सही है कि जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़कर जाता है तो यहाँ पर पूरे मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना पड़ता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है और कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही यहाँ पर कैबिनेट का अध्यक्ष होता है, तो इसलिए यहाँ पर कैबिनेट में सबसे प्रभावशाली कौन माना जाएगा, प्रधानमंत्री को माना जाएगा। तो यहाँ चौथा वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका केवल 1, 3 और 4 कथन सही है, तो आंसर है आपका सी, केवल 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 13वां प्रश्न है आपका, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है और वह कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। थर्ड है आपका, राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की तरह प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता। चौथा है, भारत के सारे कानून, सरकार के सभी नीतिगत फैसले एवं सभी प्रमुख नियुक्तियां, यानी कि न्यायाधीश जो है डबल बार लिख गया, न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, यहाँ तक कि दूसरे देशों में तैनात होने वाले हमारे राजदूत, तो ये सब राष्ट्रपति के नाम से इनकी नियुक्तियां यहाँ पर होती हैं। पांचवा है, भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। तो अगर हम बात करें आपकी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का राष्ट्राध्यक्ष होता है, और इसकी अगर भूमिकाओं की अगर बात करें तो हमने अपने यहाँ राष्ट्रपति का जो पद लिया है ये ब्रिटेन की महारानी से हमने प्रेरित होकर लिया है, यानी एक अलंकारिक रूप से हमने पद लिया है। यानी कि जैसे अगर हम एक फैमिली की व्यवस्था लें, एक फैमिली की व्यवस्था में आपने देखा होगा कुछ समय बाद आपके जो दादाजी होते हैं रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी रिटायरमेंट किससे, यानी कमाने से रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी आपके पिताजी सारे काम कर रहे होते हैं घर के, पिताजी आपको कमा कर लाते हैं, पिताजी घर में राशन वगैरह सब व्यवस्था करते हैं। लेकिन हाँ, कभी कोई फैसला होता है, कभी की शादी ब्याह की बात आती है तो घर के बुजुर्ग लोगों से भी वहाँ पर सलाह मशवरा ली जाती है, उनकी राय से ही कोई विवाह शादी संबंध किए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति का रोल भी हमारे यहाँ अलंकारिक है, ये प्रधानमंत्री के ऊपर है, आपको सलाह मशवरा लेनी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी के तहत यहाँ पर होता है और कहने मात्र के लिए कार्यपालक होता है, यानी कि यहाँ पर वो जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। ये आर्टिकल 74 में ये बात कही गई है। इसके बारे में कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर अपनी गाइडलाइन दी है। सुप्रीम कोर्ट का मानना यही है कि मंत्री, पहली बात में कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति देखी गई थी जहाँ पर राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं ली थी, तो वह सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्यकारी है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह से उलट जा ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है। सेकंड है, राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। चूंकि राष्ट्रपति हमने देखा कि कार्यपालक का केवल एक भूमिका निभा रहा है, प्रमुख कार्यपालक नहीं है, सारा जो रोल है वो प्रधानमंत्री का होता है यहाँ पर रोल, और इस वजह से हम यहाँ पर दो बार जो है इंपॉर्टेंट इलेक्शन दो बार हम इतने कठिन इलेक्शन या बहुत ज़्यादा खर्चीले इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो हमने राष्ट्रपति का चयन की एक विधि निकाली है, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चयन होता है, यानी खास करके आपके जो भी संसद सदस्य हैं, राज्य की विधानसभा के सदस्य हैं, ये मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं या चयन करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं है बल्कि परोक्ष रूप से इसका चयन किया जाता है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। थर्ड है आपका, राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की तरह प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता। ये वाली हकीकत बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुमत वाला दल का नेता नियुक्त किया गया है।
तो प्रधानमंत्री जो है जनता की तरफ से ही आया है, जबकि राष्ट्रपति यहाँ पर ऐसे नहीं है कि जनता की तरफ से आया हो। इसका चुनाव जो है इनडायरेक्ट रूप में हुआ है। तो यहाँ थर्ड वाला कथन बिल्कुल सही है। भारत के सारे कानून, सरकार की सभी नीतिगत फैसले, सभी प्रमुख नियुक्तियां यानी कि ये सब राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। यानी जो कुछ होता है आपने पढ़ा भी है, आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है साफ साफ, ये सब कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित की जाएंगी। तो यहाँ चौथा वाला कथन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। देखिए कई बार पूछा गया है भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, ये हमारा राष्ट्रपति ही होता है। तो यहाँ पर आपका 1, 3, 4 और 5 कथन सही है। यहाँ पर असत्य कथन जो है आपका केवल सेकंड वाला कथन असत्य है, तो यहाँ पर आंसर होगा बी, केवल दूसरा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14वां क्वेश्चन है आपका। लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्य उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। थर्ड है आपका, सरकार की कार्यवाहियों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है, इसे हम जनहित याचिका कहते हैं। चौथा है, भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। देखिए हमारे यहाँ आप सभी लोग जानते हैं, एक सच्चे लोकतंत्र की निशानी यही होती है कि स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका हो। तो हमारे यहाँ इस दिशा में बिल्कुल अहम रोल निभाया है संविधान निर्माताओं ने, यानी हमारे यहाँ न्यायपालिका की भूमिका पृथक रखी है। जैसे हमारे यहाँ विधायक का, कार्यपालिका, हर किसी के रोल बटे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से न्यायपालिका का रोल भी यहाँ पे बटा हुआ है। कोई किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करता है। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ कभी क्रिएट नहीं होती है कि कभी न्यायपालिका जो होती है विधायक या कार्यपालिका पे हावी हो जाए, या फिर विधायिका जो है न्यायपालिका पे हावी हो जाए। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ कभी क्रिएट नहीं हो सकती है, क्योंकि इस तरह का संविधान लिखा ही नहीं गया है। संविधान ने बैलेंस में रखा है तीनों अंगों को। तो यहाँ पर वही बात करते हैं कि भारत की न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्य उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, साथ साथ स्थानीय स्तर के न्यायालय इसमें होते हैं। पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भारत में न्यायपालिका जो स्वरूप है एकीकृत है। एकीकृत का मतलब क्या है कि सभी पर, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी के लिए जो गाइडलाइन वगैरह है ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर इनका निर्णय लेता है कि कौन से फैसले नीचे वाले इनको मानने हैं या नहीं मानने हैं, सर्वोच्च न्यायालय ही तय करता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका। जबकि अमेरिका के संदर्भ में देखें तो अमेरिका में स्टेट के न्यायालय अलग हैं और एक केंद्रीय स्तर पर न्यायालय अलग है और दोनों के कानून अलग अलग हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है और सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। थर्ड है आपका, सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है, इसे जनहित याचिका कहते हैं, यानी कि जिसे हम PIL के रूप में जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो यहाँ थर्ड वाला कथन बिल्कुल सही है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत, यानी अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, या फिर अनुच्छेद 226 के तहत अपने राज्य की हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय न्यायपालिका के अधिकार जो है स्वतंत्रता और उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो चौथा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। चारों कथन यहाँ पर सही है, तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, देश में न्याय निर्णयन की सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी व दीवानी दोनों मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। सेकंड है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। थर्ड है, न्यायाधीश विधायिका और कार्यपालिका के अधीन होते हैं। चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। पांचवा है, किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 1/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। छठवां है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावित नहीं कर सकती। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय देश में आपकी जो है न्याय निर्णयन की सर्वोच्च संस्था है और न्याय को सुनिश्चित करना इसका काम भी है। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय जो है फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों में अपील करने के लिए एक सर्वोच्च संस्था है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सेकंड है, यहाँ पर बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का कोई डिसीजन है और आप उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो आप सर्वोच्च न्यायालय की शरण में आप जा सकते हैं।
तीसरा कथन है यहाँ पर कि न्यायाधीश विधायिका और कार्यपालिका के अधीन होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ न्यायपालिका को एकदम स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका यहाँ पर ना तो आपकी विधायिका ना ही आपकी कार्यपालिका, इन किसी के अधीन नहीं है, यानी स्वतंत्र है। और स्वतंत्र होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये न्याय वगैरह में बिना पक्षपात के यहाँ पर अपना डिसीजन दे पाती है। समझ रहे हैं आप? अगर इनके अधीन होती तो ऑब्वियस सी बात है, जो जज वगैरह हैं वो आपको निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं दिलवा पाते। इसलिए हमारे यहाँ न्यायपालिका जो है बिल्कुल स्वतंत्र रखी गई है, ये किसी के अधीन नहीं है, तभी ये न्याय निर्णय जो है समय पर दे पाती है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से दे पाती है। तो थर्ड कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। देखिए, व्यवहार के तौर पर एक परंपरा चली आ रही है, उसके तहत जो आपका CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, तो ये आपके वरिष्ठ न्यायाधीश को ही चुना जाता है। अभी अगर हम बात करें, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बात करें तो 1+33 का है अभी, यानी अभी टोटल 34 यहाँ पर चीफ जस्टिस हैं, सॉरी केवल न्यायाधीश हैं, जिनमें एक आपके CJI हैं और 33 जो है अन्य जज हैं यहाँ पर। तो ऐसे करके 34 यहाँ पर आपके न्यायाधीश अभी हैं। ठीक है, यानी एक तो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश हैं, और 33 यहाँ पे अन्य न्यायाधीश हैं, तो अभी आपके 34 लोग हैं। तो यहाँ पर चौथा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पांचवा है, किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 1/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो न्यायाधीश का नियुक्ति करना आसान है, लेकिन उसको उसके पद से हटाना थोड़ा असंभव है। हालांकि भारत के इतिहास में ऐसी कोई घटना हुई नहीं, यानी हमने इतना कलंकित कोई हमारे यहाँ न्यायाधीश ने काम नहीं किया है, गरिमा को बनाए रखा है, ऐसा कभी आया नहीं है कि इस तरह का काम करना पड़ा हो संसद को। अगर ये करना भी पड़े तो यहाँ पर एक प्रोसीजर है जिसके तहत 2/3 बहुमत के तहत इसे हटाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर संसद, अगर किसी न्यायाधीश को संसद को हटाना हो तो दोनों सदनों में अलग अलग, यानी दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, यानी लोकसभा में भी आपको करना पड़ेगा 2/3 से और राज्यसभा में भी 2/3 से आपको बहुमत पारित करवाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आप किसी न्यायाधीश को हटा सकते हैं। हालांकि आप अभी तक भारतीय लोकतंत्र में ये काला दिन नहीं आया है कि किसी न्यायाधीश को हटाना पड़े, इस तरह की अभी घटना नहीं हुई है। हाँ, प्रोसेस जरूर चला है लेकिन वो हटा नहीं पाए हैं। तो यहाँ पांचवा कथन गलत हो जाएगा। 1/3 नहीं है बल्कि ये 2/3 है, 2/3 से हटाया जाता है और दोनों सदनों में 2/3 होना चाहिए। छठवां है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार संसद संविधान के मूल सिद्धांतों को प्रभावित नहीं कर सकती, यानी मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। ये केशवानंद भारती वाला मामला जो आपने पढ़ा होगा 1973 में आया था, तो इसमें संसद ने मूल ढांचा के बारे में बताया था कि आप संसद में कुछ भी कर लें लेकिन संविधान के मूल ढांचे को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। हालांकि मूल ढांचा क्या होगा ये संसद डिसाइड नहीं करती है, ये सर्वोच्च न्यायालय इसकी व्याख्या करता है। तो छठवां पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीसरा और पांचवा कथन गलत है, तो आंसर है आपका सी, केवल 3 और 5। प्रश्न नंबर 16 है आज आपका, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विवाद शामिल होते हैं और कौन सा कथन यहाँ पर बताना है सही है। बात करें यहाँ पर आपके इन कथनों की, तो पहला है देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच, यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, या फिर भारत और अन्य देशों के बीच। देखिए, अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है, यानी कि अपने जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है डिसीजन देने का, तो देश के नागरिकों के बीच ये फैसले सुलझाता है, यानी मामले सुलझाता है। नागरिकों और सरकार के बीच कोई मामले होते हैं उनको सुलझाता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होते हैं या केंद्र या राज्य के बीच होते हैं, इनको सुलझाता है। भारत और अन्य देशों के बीच जो मामले हैं ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व नहीं होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के तहत होते हैं। तो पांचवा ऑप्शन यहाँ इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। 4 ऑप्शन तो इसके अधिकार क्षेत्र में आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, केवल 1, 2, 3 और 4। अब हमने यहाँ पर, ये तो हमारे बनाए हुए क्वेश्चन थे। अब आपके जो NCERT पॉलिटी बुक में पिछली जो आपकी अभ्यास प्रश्नावली है, तो उस अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न जो हैं वो हम यहाँ पर उसकी व्याख्या आपको दे रहे हैं, जिससे आपको और चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। पहला प्रश्न यहाँ पर इस तरह से आपका है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। डी है, मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। देखिए, अपनी पसंद का व्यक्ति को प्रधानमंत्री तो हम नहीं चुन सकते क्योंकि हमें बहुमत वाले दल को देखना होता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है, कोई भी यहाँ पर बहुमत वाला पार्टी है और उसका प्रधानमंत्री है तो उसको हम पद से हटा भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर हम ये जरूर कर सकते हैं कि दोनों सदनों के द्वारा कोई पारित विधेयक है तो उसको पुनर्विचार के लिए हम लौटा सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला अधिकार जो है राष्ट्रपति का अधिकार है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। जिलाधीश,
गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक। देखिए राजनीतिक कार्यपालिका में यहाँ पर आपका जो है होम मिनिस्टर आता है, यानी कि गृह मंत्री आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आज आपका, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है? संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। ये वाला कथन बिल्कुल गलत है। कभी कभी विवाद की स्थिति ज्यादा बढ़ जाती है या देश की जनता उसका बहिष्कार कर देती है, तब यहाँ पर या फिर कोई लोग इसके कोर्ट में जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि संविधान जो सरकार ने, मौजूदा सरकार ने संविधान के नियमों का पालन नहीं किया है या फिर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उस संदर्भ में आप जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि संसद से बनने वाला हर कानून ही सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जाए और सुप्रीम कोर्ट उसे पास करे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में तो यहाँ जा सकते हैं कि कब किसी को लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, या फिर ये हो सकता है कि सरकार ने जो संविधान के नियमों की अनदेखी की है कानून बनाने के लिए, तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो यहाँ पहला वाला कथन असत्य है। अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर कोई संविधान की भावना को साइड में रखते हुए बनाया हुआ कानून है, अपनी मनमर्जी से बनाया हुआ कानून है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अमान्य घोषित कर देगी। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो अदालत में जा सकता है, ये भी मैंने बता दिया है। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन गलत है, तो आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 है आज आपका, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। देखिए संसद का अधिकार यहाँ पर ज्यादा है और संसद किसी मौजूदा कानून में यहाँ पर संशोधन कर सकती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय जो है ये कह सकता है, कर नहीं सकता, समझे? यानी किसी कानून संशोधन करवाना है तो सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे सकता है, लेकिन मेन काम संसद का ही होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा डी। आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां है, उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। जैसे अब देखो मैं मंत्रालय मिलाते जा रहा हूं और बीच में यहां पर कुछ चीजें नहीं लूंगा। जैसे देश से दूध का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है, तो ये किसके द्वारा बनाई जा रही है? यहां पर पूछा गया है। ये बनाई जा रही है आपकी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, देश से दूध का निर्यात बढ़ाने के लिए जो नीति बनाई जा रही है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा बनाई जा रही है। ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी। ये काम आपका जो है ये संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का है, यानी कि ये 5वां, बी का 5वां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। तो ये कृषि, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है इसको हैंडल करता है, तो सी का यहाँ पर तीसरा आ जाएगा। पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा, ये आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। सॉरी, ये दूसरा वाला है, मैं गलती से लिख गया हूँ, ये दूसरा है, ये आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आएगा पल्स पोलियो अभियान। तो आंसर होगा 3rd वाला ऑप्शन इसका। ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे, ये काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, यानी रक्षा मंत्रालय का है। तो यहाँ पर ई का होगा पहला वाला। तो आप समझ गए होंगे, मैंने इनके सामने लिख दिया है, लिख लिए देता हूँ ताकि ये एरो वगैरह हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए एरो वगैरह में, तो मैं सामने लिख देता हूं ताकि आप मिलान कर पाए। 6वां प्रश्न है आपका, देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। यानी किन किन मामलों में यहां पर अधिकार का इस्तेमाल करती है वो बताना है। सड़क, सिंचाई जैसी बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, इसके बारे में कौन डिसीजन लेगा? इसके बारे में यहाँ पर आपकी लोकसभा डिसीजन लेगी। ठीक है, ये लोकसभा का मामला है कि इनमें कितना खर्च करना है, कौन सी मद पर कितना खर्च करना है, तो ये लोकसभा डिसीजन लेगा, यानी खास करके वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है यहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श ये कौन करेगा? ये आपके संसद लेकर आएगी। संसद के दोनों सदन जो हैं ये मिलकर इस पर पैरवी करेंगे, तब ये यहाँ पर कानून इसके बारे में बन पाएगा। स्टॉक एक्सचेंज को हम कैसे नियमित करें, स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या हमें प्रावधान डालने हैं, ये संसद करेगी, यानी यहाँ पर दोनों सदन मिलकर और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद। अगला है, 2 राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय कौन लेगा? ये यहाँ पर निर्णय लेने की ताकत जो दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। भूकंप पीड़ितों को राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है, यानी कि भूकंप जो पीड़ित हैं इनकी राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगी गई है कि भाई कौन कौन पीड़ित है, कौन कौन से इलाके में लोग भूखमरी के शिकार हैं या फिर जो जिनमें अभी सहायता नहीं पहुंच पाई है, ये सूचना आपकी कार्यपालिका मांगेगी। यानी कार्यपालिका से संबंध यहाँ पर प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई कैबिनेट जो भी उनकी है वो यहाँ पर सूचना मांगेंगे, क्योंकि मुख्य कार्यपालिका वही है, प्रमुख कार्यपालिका, तो यहाँ पर वही जो आपकी कार्यपालिका मांगेगी।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत का प्रधानमंत्री सीधा जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित 4 जवाबों में से सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए। संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। बी, लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति हमेशा बहुमत वाले दल के नेता को प्रायोरिटी देता है। तो ये यहाँ पर कहना गलत होगा, राष्ट्रपति भी मर्जी से किसी को चुन देगा, ये तो गलत है। प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, ये भी गलत है कि सीधे चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। यहाँ पर ऐसा माना गया है, ऐसी बात रखी गई है संविधान निर्माताओं के द्वारा कि प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त होना चाहिए और यह उसे कठपुतली या तानाशाह बनने से रोकता है। अगर मान लीजिए सीधा चुनाव हो जाएगा, सीधा चुनाव होने पर यह हो सकता है वो तानाशाह भी बन सकता है। कठपुतली का मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कई बार नाम के लिए बना दिए जाते हैं, ऐसा भी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद जोड़ दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के साथ में रहकर ही काम करना होता है। तो यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन आपका ज्यादा सटीक है। आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर 3 विद्यार्थियों की न्यायपालिका की भूमिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। इनमें से कौन सी प्रक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है? यानी कि यहाँ पर आरक्षण के बारे में एक बात चल रहा है, आरक्षण के बारे में बातचीत चल रही है, तो बच्चे अपनी अपनी भूमिका यहाँ बता रहे हैं कि क्या क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। जैसे श्रीनिवास है एक बच्चा, इसने एक तर्क दिया है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है, लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है। इनके मन में एक डाउट चल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है सरकार के साथ उसने समझौता कर लिया, सरकार की मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा प्रावधान रखा है कि तीनों चीजें सेपरेट हैं। आपकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं, कोई किसी के साथ यहाँ पे साठगांठ नहीं करता है। तो यहाँ ये वाला कथन श्रीनिवास का तो बिल्कुल असत्य हो जाएगा। अंजया का कहना है न्यायपालिका स्वतंत्र है, क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती है और सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया है। ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार जो न्यायालय है, न्यायालय को लगता है कुछ उपबंध है, कुछ प्रावधान है वो गलत है, उनको हटाने के लिए आदेश कर सकती है, और ऐसा किया भी है उसने आरक्षण के वाले फैसले में। तो यहाँ पर बी वाला कथन यानी अंजया का जो विचार है वो ज्यादा सही है। विजया का मानना है कि न्यायपालिका ना तो स्वतंत्र है, ना ही किसी के अनुसार चलने वाली है, बल्कि वह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया है। देखिए, न्यायालय इस तरह का काम नहीं करता है, न्यायालय जो भी डिसीजन देता है निष्पक्ष रूप से देता है। तो यहाँ विजया का विचार भी गलत है, यहाँ पर केवल बी वाले का विचार, अंजया का विचार बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और देखिए आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। बहुत जल्द आपका लगभग कल या परसों में आपका जो है, यानी या तो कल शाम को आ जाएगा वीडियो आपका जो इकोनॉमी वाला रमेश सिंह वाला, या परसों आपको मॉर्निंग में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी स्टडी जारी रखें और सपोर्ट बनाए रखें। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, इतना ज़्यादा एकदम शोरगुल मचाने से, इतना ज़्यादा जो है चीखने चिल्लाने से आप कमेंट में लगातार लाइन लगा देते हैं। पहली बात मैंने आपको पहले फिर से बोली है, मेरे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है, अकेला ही हूँ, व्यक्ति हूँ मैं। इसके अलावा जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है, इकोनॉमी वाले पोर्शन है, वो मुझे ही टाइप करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर और कोई टाइप कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ मैं शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर रहा हूँ, कुछ नए तथ्य भी ऐड कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि वहाँ नोट्स के फॉर्म में ही मैं पूरा वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस वजह से थोड़ा वहाँ पर टाइम लगेगा, तो आप मैनेज कर लें। मैंने आपको बोला है 3 महीने के अंदर अंदर उस खत्म हो जाएगी किताब, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप आप जो है कॉपरेट करेंगे, तो कॉपरेट करते रहेंगे तो आपको अध्ययन भी करने जो जारी रखने में आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, आप जारी रख पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।